समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझेंगे। यूँ समझिए कि सब्जेक्टिव अभी नहीं हल करवाया जा रहा है, ना इसका थ्योरी पार्ट पढ़ाया जा रहा है, बस ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से समझाया जा रहा है, ठीक है। और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ऐसा बात नहीं है कि यही चीज़ छपेगा। छपने लड़ने भिड़ने वाला दिमाग में से हटा दीजिए। बस ये समझिए कि हम कॉन्सेप्ट को समझे, उसके आधार पर कैसा भी आएगा उसके जैसा बदल के आए, चाहे जैसा भी है बन जाएगा। ये होता है मैथ का बनाने का तरीका। ये ना कि उसको रटने वाली चीज़ें नहीं है, 20 बार छापना उसको याद करना, ठीक है। तो समझिए, चलिए समझते हैं। सबसे पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि उससे इसको बनाने से पहले हम समझेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किस तरीके से बनेगा और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुपद की तरह ये भी मतलब कि उसी के जैसा ये पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण ये क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर वाले, तो दो चर मतलब आप लोग समझते होंगे, आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे कि दो चर क्या होता है। जैसे कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो चर का मतलब जिसका दो चर हो, दो चर मतलब x और y हो। अब यहाँ पर दो ये चर है, यानी कि जो ये वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं दो चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दो चर जो होते हैं ये क्या करते हैं, इस समीकरण को निर्माण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी कि चर का मतलब वह भाग जो x y z हो, x y z। अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि समीकरण में केवल हमेशा x y ही होगा, इसके जगह पर दो कुछ भी हो सकता है, यानी कि दो चर पार्ट कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे चर पद, ठीक है। अचर पद जो होता है 1 2 3 जो होते हैं और अंत तक जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, अचर पद होती है। इतना जीरो लेवल से तो समझा रहे, ठीक है। देखिए पहले एक चीज़ें समझ लीजिए कि दो चर का मूल रूप क्या होता है, इसका वास्तविक रूप यानी कि मूल रूप कभी कभी पूछता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, ax + by + c = 0, ठीक है। समीकरण है तो 0 लगेगा ही। इसमें समझिए ध्यान से, ये जो है क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। कौन, ये वाला, ये a और ये b और c। मतलब ये अब ये मत कहिएगा कि ये भी तो चर है ना, चर है, लेकिन यहाँ पर a और b जो डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, वास्तविक संख्या को डिनोट कर रहा है। लेकिन x और y जो है ये क्या है, ये चर पद है। और c जो है, c हमेशा क्या होता है, अकेले रहता है, किसी भी चर के साथ नहीं रहता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी समीकरण में इस तरीक़ा से लिखा जाए, किसका मूल रूप है, रैखिक समीकरण का, किसका, दो चर वाला रैखिक समीकरण का। दो चर यानी कि x और y। रैखिक का मतलब होता है जिस पर पावर 1 हो, ठीक है। अभी द्विघात समीकरण भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इससे जो जुड़ी ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो कहने का मतलब आप इसका मूल रूप समझे कि मूल रूप क्या होता है और किस तरीक़ा से होता है। यानी कि ax + by + c = क्या होता है, 0 होता है, जिसमें a b c जो होता है वास्तविक संख्याएं होती है। और आप लोगों को निकालना भी आता होगा कि a b c कैसे निकाला जाता है। जिस लड़के को a b c निकालने आ गया वो हल आराम से कर लेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है। और इसको सब्जेक्टिव में आप हल करने के लिए चलिएगा तो 2-3 विधियाँ हैं, ठीक है। तो उस चीज़ों को आप समझेंगे आगे। अभी इसको समझते हैं, चलिए देखिए। अब यहाँ हल पे आता है। अब यहाँ लिखे हैं कि समीकरण का हल। ये क्यों लिखे हैं समीकरण का हल, समीकरण का हल कहने का मतलब यह है कि इसका हल किस तरीक़ा से निकलता है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, समीकरण का हल कैसे होता है। तो 3 तरीक़ा से एक होता है। एक हल होगा मतलब कि एक में कहेंगे तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और एक में होगा कि मतलब कि हल कोई हल नहीं होगा। तीसरा में होगा जिसमें अनंत हल होगा, यानी अनेक हल होगा। तो इस चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रखेंगे दो चर वाला। जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा उसमें दो समीकरण का तुलना किया जाएगा, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर a1/a2। ध्यान दीजिएगा, a1 जो है वो पहले समीकरण के लिए है और a2 जो है दूसरे समीकरण के लिए, बराबर नहीं होता है b1/b2 के।
तो अगर इस तरीके से आपको कहीं दिख गया और बोलेगा कि इसमें से किसका एक हल नहीं, मतलब कि अद्वितीय हल है, तो वो अद्वितीय हल किसके लिए है, तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। इस तरीके से दिख गया तो आप समझिएगा कि इसका केवल कितना हल है, केवल एक हल है। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या है, केवल एक हल है। और इसका जो रेखाएँ बनेगी, इसका रेखाएँ भी कभी कभी पूछता है, इसका रेखाएँ जो बनेंगी कैसे बनेंगी, प्रतिच्छेदी बनेंगी। प्रतिच्छेदी मतलब क्या, एक जगह काटेगा, एक जगह काटेगा तो एक हल होगा, ठीक है। और दूसरा समझते हैं इसमें क्या चीज़ है, तो दूसरा होता है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन हाई तीसरा बराबर नहीं होगा, ठीक है। जब तीसरा बराबर नहीं होता है, तो जब तीसरा बराबर नहीं होता है तो इसके लिए कौन सा हल होगा, तो इसके लिए हल कोई हल नहीं होता है, यानी कि इसके लिए केवल क्या होगा, एक हल होगा और इसके लिए कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए कोई हल नहीं होगा। तो इसका रेखा कैसे जाएगा, कैसा रेखा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, जहाँ काटता है वहीं हल होता है, मतलब ये रेखाएं कभी काटेगी नहीं, एक दूसरे के समानांतर जाएंगी। कभी कभी पूछता है कि मान लीजिए कोई समीकरण का कोई हल नहीं है, तो उसकी रेखाएं पर इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब इसका रेखाएं कैसी जाएगी, तो एक दूसरे के समानांतर रेखाएं जाएगी। जब एक दूसरे के समानांतर रेखाएं जाती है तो कहीं पर भी ये टच नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि यूँ समझिए कि इसका कोई हल नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं होता जिस समीकरण का, तो उसकी रेखाएँ कैसी होती है, तो एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि समानांतर होती है। और तीसरा क्या होगा, तो तीसरा यह होता है, चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होगा C1/C2। अरे इसको उतना दिमाग में नहीं लेना है, ठीक ना, बस खाली देखिए और समझिए, याद होगा, रटने वाली बात नहीं है। एक बार जो होगा बराबर नहीं होगा, दूसरा का बार होगा, दो बराबर होगा, तीसरा का बराबर नहीं होगा। तीसरा बार ये होगा कि तीनों बराबर होगा। जहाँ तीनों बराबर होगा तो सभी रेखाएं जो होगी एक दूसरे के ऊपर क्या करके जाएगी, टच करके जाएगी। टच करके कहने का मतलब क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाएगी। चढ़ने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या करेगा, उसको हर जगह क्या करेगा, टच करते जाएगा। जहाँ जहाँ टच करेगा वहाँ वहाँ वो काटेगा। इसीलिए इसका कैसा हल होगा, अनगिनत हल होगा, यानी कि अनंत हल होगा। कैसा, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक ना। कैसा हल होगा, अनगिनत हल होगा, गिनित हल होगा। कैसा हल, अनगिनत हल होगा, यानी कि इसका कैसा हल होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। अब समझिए ये लोचा कहाँ है, इस तरीक़े से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखिए समझिए ध्यान से। आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, आप लोगों ने, देखिए यहाँ पर किस तरीक़ा से हल होता है। देखिए ये है इस तरीक़ा से, इसे बोलते हैं क्या चीज़ें, ये है आपका y, ये होता है y डैश, ये होता है क्या चीज़, ये होगा x और ये होगा x डैश। इसी तरीक़े से होता है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, अब उतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं, बस खाली ये समझिए कि ये हो जाएगा क्या चीज़ है, प्लस होगा, ठीक है, यानी कि ये प्लस की तरफ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। और एक ये क्या हो जाए, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों माइनस होगा, और ये क्या होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा। इस तरीक़े से, इसे चतुर्थांश बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। आप लोग पीछे चैप्टर में पढ़े होंगे, इसे स्टार्ट करते हुए कि इस तरीक़ा से देखेगा। अगर इसको ऐसे करके काटे तो मतलब क्या, इसका हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर यही चीज़ें इस तरीक़ा से ऐसे करके काट दें तो पहले देखिए कहाँ कहाँ काटा है, यानी कि एक्स पर ही काटा है ना, जहाँ यानी एक्स पर एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ काटा है, यानी कितने हल होंगे, 3 हल होंगे। यानी कि एक्स को रेखाएँ जितनी बार काटेगी उतना हल उसका होता है। समझ में आ गया, तो रेखाएँ यहीं से है, बुझाया। आप ग्राफ जब पढ़िएगा, ग्राफ इससे ग्राफ भी बनते हैं। मान लीजिए इस तरीक़े से है, ऐसे बनाए तो ग्राफ पर अगर खींचिएगा, एक रेखा इधर चल गया, एक रेखा इधर, कहीं काटा ही नहीं, तो बताइए उस समीकरण का हल होगा, एक्स वाई का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को आपने ग्राफ पर खींचा, ऐसे करके कट गया, तो सिंपल सी बात, जहाँ एक्स वाई जहाँ टच करता है, कटता है, तो सिंपल सी बात उसका मान वहीं से होता है, यानी एक्स और वाई का मान वहीं से निकलता है, वहीं उस समीकरण का क्या होता है, हल होता है। इसीलिए इस समीकरण को समझाते समय किसका हल होगा, किसका नहीं होगा, कैसी रेखाएं होंगी, वो समझाया गया है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन इसी प्रकार का होगा जैसे हम समझाए हैं। आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x + 3y = 5 है और दूसरा समीकरण दे रखा है अपना 4x + ky = 10 है। तो कह रहा है